नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं शिवम आप सबका स्वागत करता हूँ इस आज की सेशन में, आज की क्लास में। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग रहा होगा कि ये जो हमारी वीडियो सीरीज है वो साइकोलॉजी के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और खासकर ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनका संबंध न सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से है बल्कि हम सभी से है। हम सभी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि चाहे हम एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में खुद को देखें, चाहे हम अपने आप को परिवार के एक सदस्य के रूप में देखें, चाहे हम फिर किसी अभिभावक के रूप में खुद को देखना चाहें, या हम बच्चों के बारे में कोई रणनीति बना रहे हैं, उनके विकास की योजनाएं बना रहे हैं, तब इस विषय को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मैं लेकर आने वाला हूँ आपके समक्ष, जो कि आज पहला टॉपिक भी ऐसे ही किसी टॉपिक से हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसका संबंध हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों से, दिन प्रतिदिन के व्यवहार से भी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी शब्द ही अपने आप में ये हमें प्रतिबिंबित करता है, इस अर्थ की अभिव्यक्ति करता है कि साइकोलॉजी का मतलब हो गया कि हम मस्तिष्क के अध्ययन की बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोग दिमाग से संबंधित जो हमारे एक तरीके से स्टडीज हैं, अध्ययन है, उनकी बात कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि दिमाग की समस्याएं या मस्तिष्क से संबंधी जो समस्याएं हैं वो चाहे अनचाहे हमें हमारे व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं, एक उदाहरण लूं विषय को शुरू करने से पहले, तो जैसे मैं कहूं कि जैसे हमें स्वप्न आते हैं और हमें लगता है अचानक से रात में सोते सोते कुछ सपने हम देखने लगते हैं, कुछ ख्वाब देखने लगते हैं और हमें लगता है कि सारी घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ उसी समय, उसी क्षण में। अचानक से जब हमारी नींद टूटती है किसी एक भाव के साथ, किसी एक अति प्रबल संवेग के साथ, तो हमें एहसास होता है कि नहीं, ये तो स्वप्न था। लेकिन कहीं न कहीं वो घटनाएँ हमें अपने दैनिक जीवन में, हमें अपने पुराने समय में लेके जाती हैं और हमें ऐसा महसूस भी होता होगा, आप सबको भी ऐसा महसूस होता होगा कि जो हमने स्वप्न में देखा ऐसा हमारे साथ हुआ है पहले कहीं। ऐसा होता है आपके साथ? अगर होता है तो कमेंट करके बताइएगा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो स्वप्न हमने देखा अभी-अभी, वो हमें पहले जीवन में कहीं न कहीं अनुभव हुआ है। कहीं न कहीं ये दृश्य हमने देखे हैं, कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तियों से हम मिल चुके हैं, कहीं न कहीं ये चेहरा पहले हमारे सामने से होके गुजरा है। तो अब जैसे स्वप्न की बात है, ये स्वप्न किसकी वजह से आ रहे हैं? जबकि हम तो सो रहे हैं नींद में, यानी कि हमारी चेतना जागृत नहीं है। लेकिन फिर भी मस्तिष्क के अंदर ऐसे दृश्य, ऐसी इमेजेस, ऐसे ख़्याल, ऐसे विचार आते हैं, जो हमें स्वप्न के रूप में परिभाषित करने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एंग्जायटी होती है, यानी कि दुश्चिंता या तनाव होता है। आप जानते हैं कि आजकल छोटे-छोटे विद्यार्थी जो हैं, अपनी पढ़ाई के वजह से तनाव में हैं, या जो समाज के साथ उनका सहकार नहीं बन पा रहा, क्योंकि जो ट्रांजिशनल फेज चल रहा है समाज के अंदर, जो संक्रमण काल की अवस्था है, जिसमें कि एक पीढ़ी और जो आज की पीढ़ी है, उसके बीच में काफ़ी सारे अंतर हैं। पीढ़ीगत अंतर जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अंतर समाज में होने वाले तीव्र गति के परिवर्तनों से उपजे हैं। उनकी अगर चर्चा करें तो उन बच्चों में भी तनाव की स्थितियां बनती दिखती हैं। बहुत सारे लोग आप देखते हो बहुत सफल हो गए, जो भौतिक सफलताएं हैं जिसको हम परिभाषित करते हैं धन दौलत इकट्ठा कर लेना, बहुत नाम कमा लेना, बहुत फेम कमा लेना, तो उपलब्धियों के वो कहीं न कहीं उच्च स्तर पे होते हैं, बाहरी उपलब्धियों के, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ जाती हैं। हम देखते हैं कि वो कहीं न कहीं जीवन त्याग या जीवन परित्याग की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि भई उन्हें डिप्रेशन है, वो कह रहे होते हैं कि उनको अकेलापन महसूस होता है, वो आइसोलेशन में रहते हैं, खुद को अपने आप को अलग कर लेते हैं पूरे समाज से, पूरे परिवार के ताने-बाने से। क्या कारण है ये? इसका अध्ययन कैसे किया जाए? कैसे हम व्यवहार को समझें? तो आप जानते हैं कि साइकोलॉजी की कई सारी शाखाएँ हैं। उनमें से एक शाखा साइकोलॉजी की जो है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि चिकित्सकीय मनोविज्ञान, जो कि थेरेपीज़ के रूप में साइकोलॉजी के नियमों का, सिद्धांतों का प्रयोग करने की ओर हमें लेकर जाती है। और कई बार हम जानते हैं, आप देखते भी हैं, हम लोग खासकर से पश्चिमी देशों में इसका प्रचलन ज़्यादा है। जब कोई व्यक्ति मानसिक अवसाद में होता है, जिसको कि मेंटल डिप्रेशन कहा जा सकता है,
या स्ट्रेस कहा जा सकता है, तनाव कहा जा सकता है, और तनाव की ही परिणति आगे चल के अगर समाधान न मिला तो अवसाद के रूप में या डिप्रेशन के रूप में आती है, और वही फिर आगे चरम स्तर पे जब पहुंचती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन त्याग की ओर भी उन्मुख हो जाता है। ये सारी स्थितियां हम देखते हैं पश्चिमी देशों में खासकर, कि जो टॉक थेरेपी है, यानी कि जो बातचीत के माध्यम से लोगों से बातचीत कर करके उनकी जीवन की पुरानी जो घटनाएं हैं, पुराने जो अनुभव हैं, बचपन काल में उनके साथ क्या हुआ, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में उनका शैशवावस्था कैसी उनकी बीती, है ना, उनको किस तरीके के इमोशनल टॉर्चर्स झेलने पड़े, किस तरीके की उनकी संवेदनात्मक या संवेगात्मक हम कहें खास कर से, तो संवेगात्मक अनुभूतियां कैसी रहीं, उनके आसपास का वातावरण कैसा रहा, माता पिता के संबंध आपस में कैसे रहे, माता पिता का संबंध बच्चे के साथ कैसा रहा, आसपास का समाज कैसा था। इन सब चीजों को ढूंढते ढूंढते हम कहीं ना कहीं एक कारण तक पहुंचते हैं, एक निदान तक पहुंचते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, और प्रॉब्लम की जड़ में या समस्या के जड़ तक, मूल तक हम पहुंचने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, खासकर से जैसे किसी को पहले मान लीजिए नशे की आदत थी, उसने बीच में रिहेबिलिटेशन वगैरह के द्वारा नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर नशा छोड़ दिया, लेकिन पुनः बार बार वो उत्कंठा उसके अंदर, वो जो एक तरीके से हम कहें ईदम की जो प्रवृत्ति है, जिसको ईड इम्पल्सन्स कहा जाता है, वो आती रहती है। तो इन सब चीजों के बारे में एक बहुत बड़े और बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग साइकोलॉजिस्ट हुए। हालांकि जितने ये इन्फ्लुएंसिंग हैं उतने ही ये कंट्रोवर्शियल भी हैं, यानी जितने ये प्रभावकारी हैं उतने ही ये क्या हैं, उतने ही विवादास्पद चिंतक या विचारक या मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं, जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। आपके सामने इनका चित्र भी दिख रहा है। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, और एक लंबी सीरीज आएगी इसमें, जिसको लेकर हम इसको एक अच्छी समझ बना पाएंगे, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके सोचने का नजरिया भी कहीं ना कहीं बदलेगा इनको समझने के बाद। और इन जैसे और भी साइकोलॉजी के जो थिंकर्स हैं, उनको हम एक एक करके उनके विचारों को समझेंगे, पढ़ेंगे, और उस आधार पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो बातें कह रहे हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रयोग में आती हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, किस प्रकार से हमारे समाज को प्रभावित करती हैं। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय सिगमंड फ्रायड के बारे में। सबसे पहले सिगमंड फ्रायड को जान लेते हैं। तो सिगमंड फ्रायड के बारे में सबसे जानने वाली बात क्या है, देखिए कि ये मूल रूप से साइकोलॉजिस्ट नहीं होके बल्कि क्या थे, ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी कि तंत्रिका तंत्र के एक तरीके से चिकित्सक थे ये। और ये ऑस्ट्रियन बेस्ड न्यूरोलॉजिस्ट थे, यानी ऑस्ट्रिया के रहने वाले न्यूरोलॉजिस्ट थे। हालांकि इनका जन्म ऑस्ट्रिया में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक अब उसको हम कहते हैं, उसका पहले नाम अगर आप देखेंगे तो इनका जन्म 1856 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एक टाउन में जिसको हम कहते हैं फ्रीबर्ग, और ये पड़ता था मोराविया में, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया है, चेक रिपब्लिक, यानी चेक गणराज्य। ठीक, तो वर्तमान में जिसको हम चेक गणराज्य कह रहे हैं वो पहले फ्रीबर्ग कहलाता था मोराविया के अंदर। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ 1856 में, लेकिन वहां पे रंग भेद की स्थितियां बहुत सारी थी, इसलिए इनको परिवार सहित शिफ्ट करना पड़ा वियना। ठीक है, और वियना ये आ गए, और वियना आने के बाद फिर ये लास्ट में अपनी जीवन काल के अंतिम एक वर्ष के लिए इंग्लैंड भी आते हैं, ये लंदन भी आते हैं, और वहां पे हम देखेंगे। ठीक, तो अब देखिए आप, ही वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ 8 चिल्ड्रन, इनके 8 भाई बहन थे, जिसमें से कि ये सबसे बड़े थे। हिज फैमिली मूव्ड टू वियना सेवरल ईयर्स आफ्टर ही वॉज बोर्न, उनके जन्म के कई सालों के बाद इनकी पूरी फैमिली जो है वो वियना आ गई, और वियना में ही ये प्रैक्टिस करते थे एक न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पे, और इनको एक समिति का सदस्य भी बनाया गया लेक्चर्स के लिए। हालांकि जब इन्होंने विचार रखे तो उन विचारों को रिजेक्ट कर दिया गया कमेटी से। फिर इन्होंने एकेडमिक्स जो इनका एक तरीके से क्षेत्र था अकादमिक, उसको इन्होंने छोड़ दिया और प्रैक्टिस करने लग गए। इनके एक पार्टनर भी थे, उसकी भी बात करेंगे। ही मूव्ड टू इंग्लैंड, जो मैंने आपको बताया, इंग्लैंड में इन्होंने 1938 में मूव किया, और डाइड 1939 यानी कि 1939 में इनकी मृत्यु हो गई, इन्होंने देहावसान इनका हो गया। तो इस तरीके से हम देखें अगर, तो फ्रायड जो है ना बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी है। फ्रेडियन जो एक तरीके से टर्मिनोलॉजीज हैं, या हम कहें कि भाई
फ्राइडियन जो आइडियाज हैं, जो फ्राइड के विचार हैं, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हैं लेकिन बहुत उपयोगी भी हैं, क्योंकि फ्राइड के द्वारा बताए गए बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन की रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। जैसे डिनायल शब्द की बात करें, ड्रीम्स की हमने बात की, फ्रेडियन स्लिप की बात करते हैं हम लोग, है ना, या फिर तमाम सारे जो मनोचिकित्सकीय थेरेपीज हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया गया, और इनके बाद आने वाले विचारकों ने इनके विचार को ही आधार बनाकर किसी ने आलोचना की, किसी ने समर्थन किया, तो बहुत सारे नए विचारों का सूत्रपात भी होता है। तो देखें अगर हम लोग, तो फ्रायड एंड हिज कलीग जोसेफ ब्रूअर, यानी कि ये अपने एक जो इनके कलीग थे, इनके साथ सहकर्मी थे इनके, जिनका नाम था जोसेफ ब्रूअर, उनके साथ मिलकर इन्होंने पहली एक रिपोर्ट जारी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के नाम से और स्टडीज ऑन हिस्टीरिया के नाम से। ये देखिए हिस्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सबने सुना होगा। हिस्टीरिया शब्द का प्रयोग होता है बेसिकली खासकर से एक ऐसे समस्या से संबंधित हो जाता है जहां पे कि मानसिक, एक तरीके से हम उसको मेंटल रिटार्डनेस की तरफ भी देख सकते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से भी देख सकते हैं, और इसका संबंध ज्यादातर हम देखेंगे तो यौन इच्छाओं से लगाया जाता है। और इनकी जो थ्योरीज है उसको भी हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या क्या है विचार इनके। तो आप देखोगे कि ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी डेवलपमेंट की प्रस्तुत करते हैं, यानी कि मनोलैंगिक सिद्धांत विकास का ये देते हैं, उसको लेके भी काफी कंट्रोवर्सीज हैं। स्त्रियों पे जो इनके विचार हैं, कल्चर पे ओवरऑल जो इनके विचार हैं, संस्कृति के ऊपर, उस पर भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। तो देखेंगे एक एक करके। अब देखिए एक पेशेंट थी एना ओ, जो कि पेशेंट दरअसल किसकी थी, इनके कलीग की पेशेंट थी, जोसेफ ब्रूअर की, जिनके ऊपर इन्होंने हिस्टीरिया का जो अध्ययन था इन्हीं के ऊपर इन्होंने किया। और द टू मेन करिस्पॉन्डेंट ऑफन अबाउट एनाओज सिम्टम्स, उनके क्या लक्षण थे, सिम्टम्स क्या थे, है ना। और इनकी एक बुक पब्लिश हुई, स्टडीज ऑन हिस्टीरिया, ठीक है, स्टडीज ऑन हिस्टीरिया, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो एना वो जो है, इनकी एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी ये चिकित्सा कर रहे थे दोनों लोग मिलके, इनके जो कलीग थे जोसेफ ब्रूअर और सिगमंड फ्रायड। हालांकि वो जोसेफ ब्रूअर की पेशेंट थी, और इन्होंने उन्हीं के ऊपर अध्ययन करते करते स्टडीज ऑन हिस्टीरिया नामक बुक को पब्लिश किया, पुस्तक को पब्लिश किया उनके केस के बारे में। इट वॉज थ्रू देयर वर्क एंड करस्पॉन्डेंस दैट द टेक्निक नोन एज टॉक थेरेपी, जो मैंने पहले बताया आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, टॉक थेरेपी, यानी कि बातचीत के द्वारा समस्या का हल निकालना। कैसी समस्या का? मानसिक समस्या का, है ना। व्यवहार में अगर कुछ ऐसी समस्याएं दिख रही हैं जो कि हम जिसके बारे में जागरूक नहीं हैं, हम उसके बारे में चेतनावस्था में नहीं है, बट फिर भी वो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रही है, वो चीज क्या है, कैसे समझें उसको। तो पेशेंट्स के साथ बातचीत कर करके, काउंसलिंग सेशंस कर करके, है ना, मार्गदर्शन सत्र आयोजित कर करके हम टॉक थेरेपी का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उसके पीछे के जीवन में जाकर झांक सकते हैं, देख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करा सकते हैं, उसको अनुभव करा सकते हैं अपने जीवन के बारे में, जहां से कि कुछ न कुछ हमें सूत्र मिल सकते हैं, कुछ न कुछ हमें समस्या की जड़ मिल सकती है, और उसके बारे में हम धीरे धीरे उसको गाइड करके, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आजकल आप देखते हो ना कि हर एक विद्यालय में गाइडेंस एंड काउंसलर्स की पोस्ट भी निकलने लग गई है, खासकर से ऐसे बच्चों को गाइड करने के लिए जो कि युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, टीन एज से युवावस्था में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो संक्रमणकालीन अवस्था है, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी बच्चों में देखने को मिलती हैं। आगे अगर हम बात करें इनकी, तो आप देखेंगे कि इनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखो अलग अलग टॉपिक्स है, मैंने यहाँ पे इसकी एक ब्रीफिंग कर दी है कि इनको पढ़ना है तो कैसे पढ़ें। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अनकॉन्शियस माइंड को हम क्या कह सकते हैं? अचेतन अवस्था या अपचेतन अवस्था भी कह सकते हैं, अचेतन मन कह सकते हैं, या मस्तिष्क कह सकते हैं। अब अभी तक क्या था कि सिगमंड फ्रायड के पहले जितने भी मनोविश्लेषक सिद्धांत थे या मनोवैज्ञानिक थे, है ना, वो केवल और केवल मस्तिष्क के उस हिस्से के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड थे, या उनकी रुचि होती थी, जो कि कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? चेतन मस्तिष्क कह सकते हैं। और चेतन मस्तिष्क क्या है भाई? चेतन मस्तिष्क वो है जहां पे कि हम किसी भी चीज के बारे में जान रहे हैं, है ना,
जहां पे हम किसी चीज के बारे में क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी अवेयर हैं। आई बात समझ में? तो अगर हम किसी चीज को लेकर अवेयर हैं ऑलरेडी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं, है ना। तो देखो अभी तक जो मनोवैज्ञानिक थे वो पूरा का पूरा अध्ययन उनका चेतना के विज्ञान पर था, चेतना के स्तर पे था, यानी चेतन मस्तिष्क के स्तर पे था। अर्थात मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसमें कि जो भी घटित हो रहा है हमारे आसपास, जो भी अनुभव हम कर रहे हैं, जो भी संवेदनाएं हम महसूस कर रहे हैं, जो भी विचार हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं, ठीक है, जो भी जानकारी हमारे पास है, उन सबको लेकर हम क्या हैं, अवेयर हैं, पूरी तरह से जागरूक है, जागृत हैं। उसको चेतन मस्तिष्क, उसी पे ध्यान था। अचेतन मस्तिष्क की संकल्पना पर सोच नहीं थी, इस पर लोग सोचना नहीं चाह रहे थे, या कह लीजिए कि इसके बारे में अध्ययन नहीं हो रहे थे। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को अध्ययन किया और ये पाया कि बहुत सारे हमारे व्यवहार में जो समस्याएं हैं, हमारे मस्तिष्क संबंधी बहुत सारे जो अवसाद हैं, जो समस्याएं हैं, मानसिक रुग्णताएं हैं, वो किसके कारण से हैं, हमारे अचेतन मस्तिष्क की वजह से हैं। पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अचेतन मस्तिष्क दरअसल है क्या, ऐसी इच्छाओं या ऐसे स्वार्थों का एक संग्रहीकरण है, जिस जो हमने क्या कर रखी है, दबा रखी हैं। जैसे कि एक मनुष्य के रूप में देखिए, हम लोग देखते हैं कि भाई कई बार हमारा मन करता है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, है ना। कई बार कोई अच्छी चीज दिखती है तो किसी को लगता है कि वो उसकी है नहीं, लेकिन काश उसकी हो जाए। यानी मन में थोड़ा सा चोर आ जाए, मन में लोभ आ जाए, मन में किसी सुंदर नारी को देखा किसी ने तो व्यभिचार पैदा हो गया। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये यौन इच्छाएं भी हो सकती हैं, ये स्वार्थ की इच्छाएं भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए होती हैं, यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे, यानी कि खुद को संतुष्ट करने के लिए ये प्रेरित करती रहती हैं इंसान को, व्यक्ति को, कि भाई मुझे संतुष्ट करो, चाहे जैसे करो, है ना। चाहे वो नैतिक तरीका हो चाहे अनैतिक तरीका हो, संतुष्ट करो। लेकिन हम चूंकि ईगो से प्रभावित हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकलिटीज को जानते हैं, हम अपनी यथार्थताएं, अपनी वास्तविकताएं पहचानते हैं, अपनी सीमाएं जानते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है कि ऐसी इच्छाएं प्रबल रूप से आती तो हैं, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर सामाजिक दायरा है, सामाजिक मर्यादाएं लगी हुई हैं, नैतिक मर्यादाएं लगी हुई हैं, ईश्वरीय आस्था है, इन सब कारणों की वजह से ऐसी इच्छाओं को हम क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, प्रतिदमन कर देते हैं उसका, और हमें लगता है कि हमने इन इच्छाओं से मुक्ति पा ली। लेकिन नहीं, वो इच्छाएं मुक्त नहीं करती हैं आपको, बल्कि क्या होती हैं, वो आपके कॉन्शियस माइंड से जाके कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में, और वही हमें स्टिमुलेट करती रहती हैं, हमें उत्प्रेरित करती रहती हैं बीच बीच में अपनी पूर्ति के लिए, जिसकी वजह से कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत कार्य को करने में मौका आने पर बाज नहीं आता, और कई बार उससे गलतियां हो जाती हैं, बाद में भले उसको गिल्ट होता है। तो गिल्ट पे भी इन्होंने बात की, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पे भी बात की है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए अनकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसका जो अध्ययन इन्होंने किया ना, इसने बहुत सारे एक तरीके से जो थेरेपीज थी, इनका रास्ता खोल दिया। जैसे कि टॉक थेरेपी, ये हमने बात की, ड्रीम्स के बारे में समझना, है ना, कि स्वप्न क्या होते हैं, उनका क्या रिश्ता है हमारी हकीकतों के साथ, क्यों ऐसा लगता है कि जो सपने में हमने देखा वो कहीं हुआ था हमारे साथ, कभी पहले घटित हुआ था, क्यों हमें सच लगता है वो, कई बार ऐसे ख्याल आते हैं। और क्यों व्यक्ति आइसोलेट हो रहा है, क्यों व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो रहा है, क्यों उसके अंदर डिप्रेशन आ रहे हैं, क्या इमोशनल टॉर्चर्स उसने झेले हैं अपने छोटी उम्र में, जो कि बड़े उम्र में उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा छोटी उम्र में ही हिंसात्मक वातावरण में रहा है, खूब सारी क्रुएलिटीज उसके आसपास रही हैं, हुई हैं, निर्दयता देखी है उसने, है ना, पशुओं का, इंसानों का कत्ल होते देखा है उसने, हिंसा देखी है उसने, गाली गलौज देखा है उसने, लड़ाई झगड़े देखे हैं उसने, अल्कोहलिज्म देखा है उसने, शराब पीते हुए, झगड़ा करते हुए देखा है माँ बाप को या किसी को आसपास के अपने घनिष्ठ को। तो बड़ी होकर उस बच्चे में वैसे ही गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जिसको कि इन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट्स कहा है। तो लाइफ इंस्टिंक्ट्स भी हैं, डेथ इंस्टिंक्ट्स भी हैं, वो भी समझेंगे। तो एक एक करके जब इसको आप समझ लोगे ना पूरा विषय, तो आप देखोगे कि आपके सोचने का तरीका बदलेगा थोड़ा सा,
और निश्चित रूप से बदलेगा, क्योंकि मैंने जब इनको पढ़ा और काफी डीप में पढ़ने लग गया मैं, तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें समझ आने लग गई, बहुत सारी चीजें अपने साथ एक तरीके से दिखाई देने लग गई, इमेजेस बनने लग गई कि यार ये तो मैं खुद के बारे में पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो कंट्रोवर्शियल है, कई सारे विचार ऐसे हैं जिसको कि साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता, है ना, और उसकी वजह से इनकी आलोचना होती है कि भाई ये कोई विज्ञान नहीं है, ये तो मन माफिक इन्होंने कुछ कह दिया है। तो कई विद्वान जो हैं इनकी आलोचना भी करते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने बात की कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है ना, वो दरअसल क्या होता है, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक ईड, जो जो मैंने बताया, ईड क्या है, यानी वो चीजें, वो आवश्यकताएं जिनको दबा दिया गया कुछ मर्यादाओं की वजह से, कुछ दायरों की वजह से, और वो जाके इकट्ठी हो गई अनकॉन्शियस माइंड में। इसको हम उपाहम भी कह सकते हैं, हिंदी में इदम भी कह सकते हैं, ईड इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरीके से ईगो होता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी यानी कि वास्तविकता के नियम पे काम करता है। और एक हो जाता है हमारा यहाँ पे कौन सा, सुपर ईगो। सुपर ईगो दरअसल हमें क्या करता है, नैतिक बनाता है। इसको हम मॉरल कमांडर कह सकते हैं, मॉरल इंस्पेक्टर कह सकते हैं अपने व्यक्तित्व का, जो कि हमें ढकेलता है किस तरफ, नैतिक व्यवहार की तरफ। और हम बीच में सामंजस्य बिठाते हैं ईगो की वजह से, कि भाई इतना नैतिक भी ना हो कि अपना नुकसान करें, और इतना अनैतिक भी ना हो कि दुनिया और समाज की परवाह ही ना करें, परिवार की परवाह ही ना करें, है ना। इतने स्वार्थी भी ना हो, क्योंकि ईड से प्रभावित होंगे ज्यादा तो स्वार्थी हो जाएंगे, और जो मानक हैं, जो दायरे हैं, जो परंपराएं हैं, रीतियां हैं, संबंध हैं, उन सब की हम अवहेलना करने लग जाएंगे। अगर सुपर ईगो ज्यादा हावी हो जाएगा, ज्यादा प्रभावित करेगा हमें, तो हम क्या होंगे कि भाई, वही है कि भाई फकीर बन जाएंगे, है ना, सब कुछ किसी और को सौंप के निकल पड़े। तो वो भी हो सकता है, लेकिन चूंकि गृहस्थ जीवन है, तो उसमें आपको अपनी निजी आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना है, अपने परिवार की जरूरतों को भी ध्यान में रखना है, फिर समाज के लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो वो भी करना है। वो काम कौन करेगा, ईगो करेगा। तो मोस्टली हम जो बिहेव करते हैं ना अपने डेली लाइफ में, गृहस्थ जीवन में, वो किसके थ्रू होता है, हमारा ईगो से होता है ना। ईगो को हम बोलते हैं अहम, और सुपर ईगो को बोलते हैं पराहम। ठीक, लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स के बारे में जो मैंने बताया, उसकी भी बात करेंगे। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी इनकी है, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजेस बताई बच्चे के, उसकी वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। इस पर ज्यादा इनकी आलोचना होती है। कहा जाता है कि भाई ये छोटे बच्चों का जो विकास है उसको कहीं ना कहीं यौन इच्छाओं से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे ये पहले स्टेज को बताते हैं कि भाई पहला स्टेज जो होता है वो ओरल स्टेज होता है, फिर एनल स्टेज होता है, फिर उस तरीके से फैलिक स्टेज आता है, फिर उस तरीके से ये अलग अलग 5 स्टेजेज में बताते हैं ना। लेटेंसी स्टेज है, फिर जेनाइटल स्टेज है, इस तरीके से। तो वो भी हम समझेंगे क्या है। और फिर मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस, जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अनैतिक व्यवहार कर जाता है, तो उससे अब उसको गिल्ट आती है। गिल्ट का मतलब होता है कि वो खुद को दोष देने लग जाता है, सेल्फ कंडेम करने लगता है। सेल्फ कंडेमनेशन जिसको हम कहते हैं ना, आत्मदोष का शिकार हो जाता है, और उसको ग्लानि होने लगती है, गिल्ट होने लगता है, पश्चाताप होने लगता है। तो उससे कैसे बचेगा, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो कुछ न कुछ रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है। जैसे हम बात करें रेशनलाइजेशन का, युक्तिकरण करता है, डिनायल का, यानी कि वो टालता है या मना कर देता है एकदम से कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में, है ना, डिनायल। ठीक, रेशनलाइजेशन हो गया, डिनायल हो गया, रिएक्शन बिल्डिंग हो गया, सब्लिमेशन हो गया, रिप्रेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया। ये तमाम सारी रक्षात्मक युक्तियां हैं। और ये देखो ऐसे शब्द हैं ना जिनका की प्रयोग बहुतायत मात्रा में लोग करते हैं अपनी दिन प्रतिदिन के व्यवहार में भी। इतना प्रसिद्ध हो गए शब्द इनके, इतना पॉपुलर हो गया इनका विचार, कि हम डेली लाइफ में इसका इतना ज्यादा प्रयोग देख रहे हैं कि हम इन शब्दों का प्रयोग आए दिन करते रहते हैं बिना, कई लोग तो इसका प्रयोग भी करते हैं और उनको ये पता भी नहीं होता है कि ये विचार जो हैं वो सिगमंड फ्रायड के हैं और साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल अप्रोच से रिलेटेड है। यानी मनोविश्लेषणवाद जो सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है ना, सिगमंड फ्रायड के जो विचार हैं उन सबको एक साथ अगर हम कहें तो मनोविश्लेषणवाद कह देते हैं, साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल अप्रोच कह देते हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि ये कुछ रिलेशनशिप इनकी साइको एनालिसिस कोई सिद्धांत है उससे है, या सिगमंड फ्रायड नाम का कोई मनोवैज्ञानिक हुआ,
जो कि न्यूरोलॉजिस्ट था, ऑस्ट्रिया बेस्ड, और उसके विचार हैं, मन मालूम नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार में इतना प्रयोग हो रहा है कि हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना, जिसे कहते हैं डिनायल मोड में चले गया है, चला गया है वो, है ना, ये वाली बात। गिल्ट की बात जैसे मैंने बताई, एंग्जाइटीज की बात बताई, ठीक है। व्यूज ऑफ वुमन, पेनिस एनवी की बात करते हैं ये, यानी कि इनकी भी आलोचना जो है बहुत की गई, खासकर से एक थिंकर रही हैं, है ना, तो उन्होंने इसकी आलोचना की कि भाई इनका जो महिलाओं को लेकर विचार है वो काफी कंट्रोवर्शियल विचार रहा है, और इनका पेनिस एनवी का मतलब हो गया कि ये मानते हैं कि भाई जो पुरुष लिंग होता है उसके प्रति महिलाएं कहीं ना कहीं जलन की शिकार होती हैं, है ना, और उनको ऐसा लगता है कि उनके पास खुद का अपना जननांग हो पुरुषों के के समान, तो कितना बेहतर हो, ऐसा इनका विचार है, ठीक है। और इन्हीं के विचार को कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक थिंकर है हॉर्नी, और हॉर्नी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, गलत है ये, बल्कि पुरुष ज्यादा जलन में रहते हैं महिलाओं को देखकर, कि वो सोचते हैं कि काश हमें बच्चा पैदा करने की क्षमता होती, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ओवरी होती, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई व्यवस्था होती शरीर के अंदर, जननांग होते जहां पे कि हम बच्चे को जन्म दे सकते। तो कहीं ना कहीं इसी थॉट को उन्होंने एडवर्स कर दिया, बदल दिया, है ना, हॉर्नी ने, कि सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो जब पुरुष का नग्न शरीर देखती हैं तो कहीं ना कहीं जलन में चली जाती हैं, एनवी में चली जाती हैं, पेनिस एनवी जिसको कहते हैं ये, वो चाहती हैं कि उनके पास खुद का अपना जननांग हो पुरुषों के समान। ये उसको पलट के कहती हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ये विचार इनका बहुत गलत विचार है, कंट्रोवर्शियल विचार है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, और वो अपना विचार एक दे देती हैं किसके बारे में, एक तरीके से मेल के बारे में, यानी कि पुरुषों के बारे में, कि पुरुषों को ज्यादा एनवी होती है किस चीज की, कि वो महिलाओं के बराबर बच्चे जनने की क्षमता रख सकते तो क्या होता, है ना, इस तरीके की बात। तो काफी कंट्रोवर्शियल विचार हैं इनके, है ना, ब्रॉड माइंड से पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फ्राइडियन स्लिप की बात करते हैं ये, है ना, जैसे कि खासकर से भाषा संबंधित जो दोष होते हैं ना किसी व्यक्ति में, कि भाई पढ़ते पढ़ते स्लिप ऑफ टंग जिसको बोलते छोड़ दिया कुछ पढ़ना, है ना, तो इसको भी इन्होंने जो है अध्ययन किया, आधार बनाया कि भाई कोई एक चीज हम पढ़ते रहते हैं और बीच में कुछ छोड़ देते हैं तो वो क्यों होता है, इस पे भी इन्होंने विचार किया है, वो भी देखेंगे। हिज इन्फ्लुएंस एंड क्रिटिसिज्म्स, कहाँ कहाँ इनका प्रभाव पड़ा और इनका आलोचना इनकी किस आधार पे होती है, ये सारी बातें हम लोग इस विषय में चर्चा के अंदर लेकर आएंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्रायड का जो माइंड का ट्रॉपिकोग्राफिक स्ट्रक्चर है ना, या आप कह लीजिए कि मस्तिष्क की जो संरचना इन्होंने बताई है, अगर हम बात करें, देखिएगा, अगर हम बात करें कि मस्तिष्क की जो संरचना इन्होंने बताई है वो क्या है, तो हम देखेंगे कि मस्तिष्क की संरचना को लेकर इनका जो विचार है उसको समझते हैं पहले, है ना। मस्तिष्क की संरचना, तो ये मस्तिष्क के जैसे पहले के विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या कहते थे कि मस्तिष्क की केवल एक तरीके से कॉन्शियस माइंड, यानी जो सचेत मस्तिष्क है हमारा, सचेतन मस्तिष्क है या चेतना वाला मस्तिष्क है, सिर्फ इसी की बात करते थे और मानते थे कि भाई हमारे मस्तिष्क में वही चीजें हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी जागरूक हैं, जान रहे हैं, ठीक है। जबकि इन्होंने इसको तीन स्ट्रक्चर्स में बांटा, पहला तो यही हो गया जो सबसे ऊपर, इसके लिए इन्होंने आइसबर्ग का एग्जाम्पल लिया, इसलिए इसको हम लोग आइसबर्ग थ्योरी ऑफ माइंड भी कहते हैं, फ्रायड के द्वारा दिया गया है ये, ठीक है। और इसमें देखेंगे आप कि यहाँ पे जैसे देखो लिखा हुआ ना कि भाई तीन हो गया, एक तो कॉन्शियस माइंड हो गया जो सचेतन है, उसके नीचे दबा हुआ है क्या, द प्री कॉन्शियस माइंड, पूर्व चेतना, जिसमें कि हमारा स्टोर्ड नॉलेज है, जो हमने पहले सीख रखा है, पढ़ रखा है, जान रखा है, अनुभव कर रखा है, वो सारा ज्ञान, सारे अनुभव, सारी स्मृतियां कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं संग्रहित हैं। उन पे अगर थोड़ा सा जोर डालेंगे, थोड़ा प्रत्यावाहन करेंगे, थोड़ा सा हम उसको एक तरीके से प्रतिविज्ञान करेंगे, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज करेंगे, तो याद आ जाएंगे, रिट्रीव कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, प्री कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाती हैं। कॉन्शियस वो जिसके बारे में हम तुरंत अवगत हैं, प्री कॉन्शियस वो जिसमें कि हमारा जो स्टोर्ड डेटा है दिमाग के अंदर,
पुरानी जो जानकारी हमारी है, जो अनुभव हैं, जो स्मृतियां हैं, जो हमारी संवेदनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, है ना, वो सब इकट्ठे हैं और उसको हम थोड़ी मेहनत से वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसमें कि क्या है, इसके अंदर हमने बात की ना कि ईड इम्पल्सन्स का कलेक्शन है पूरा, वो वाली इच्छाएं, आवश्यकताएं या स्वार्थ जो कि हमने दबा दिए हैं, रिप्रेस कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूरा करना हमारे लिए तार्किक नहीं है, नैतिक नहीं है, सीमाओं से परे है। कुछ भी कारण हो सकता है उसका, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक जीवन में रह रहे हैं, एक पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, इसलिए हमने दबा दिया। तो वो हमने सोचा खत्म हो गई, लेकिन ये मानते हैं कि ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे व्यवहार के निर्धारण में। तो इसकी भूमिका जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे व्यवहार के निर्धारण में, हमारे बिहेवियरल एक तरीके से पैटर्न को डिसाइड करने में, है ना। और इसमें क्या है, ईड इम्पल्सन्स है, और ये दबा हुआ है 2 लेयर्स के नीचे, इसलिए इसके बारे में हमें पता नहीं है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट दिस इज ऑलवेज इन्फ्लुएंसिंग अस टू डू समथिंग विच इज नॉट मॉरल और एथिकल और प्रैक्टिकल। आई बात समझ में? जो चीज बहुत नैतिक नहीं है, बहुत सामाजिक नहीं है, बहुत स्वीकार्य नहीं है समाज के लिए, लेकिन फिर भी उस चीज को करने के लिए हमें ये लगातार प्रभावित कर रहा है, लगातार प्रेरित कर रहा है, और हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, क्योंकि वो स्मृतियों में खत्म हो चुकी है बात, लेकिन वो है, मस्तिष्क के एक हिस्से में है, और वही हमें सारे मानसिक विकारों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार कारक के रूप में दिखाई देता है, जब हम साइको एनालिसिस के अप्रोच से मस्तिष्क के विकारों का या मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने निकलते हैं, तब, जिसको कि हम साइकोथेरेपीज कहते हैं या जिसको कि हम साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट्स कहते हैं, उसमें जाएंगे तो हमें डीप में जाके मिलेगा क्या, द अनकॉन्शियस माइंड। और इसी की जांच के लिए इन्होंने टॉक थेरेपी जैसे पद्धतियों की बात की है ना। ये भी जानना जरूरी है हमें। तो ये हमने सीख लिया। अब आगे बात करेंगे अगर हम लोग, तो हमें पता चलेगा कि क्या बात कह रहे हैं ये अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। ठीक, तो देखें एक बार, पढ़ें इसको। अनकॉन्शियस माइंड, बहुत सारी चर्चा तो हमने ऑलरेडी कर ली इसके बारे में, अचेतन मस्तिष्क के बारे में। ये क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक बार नटसेल में और देख लीजिए, और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, आगे आने वाली जो चर्चा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा रुचिकर और ज्यादा समझने वाली होती चली जाएगी। और निश्चित रूप से आप मानेंगे कि आपके, हमारे सबके जीवन में जो बातें ये कह रहे हैं, पूरी तरह से नकारना इनको संभव नहीं है। इतने इंपॉर्टेंट, इतने इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी हैं ये सिगमंड फ्रायड साहब, कि इनके विचार भले हम आलोचना कर लें, भले हम इनकी तथ्यों की जांच की आधार पर आलोचना कर लें, भले मान लें कि एविडेंसेस प्रॉपर नहीं है, लेकिन जब हम इसको अवलोकन करेंगे, जब इसको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे या अपने आसपास के समाज में देखेंगे, तो हमें ये चीजें रियलिस्टिक वे में होती हुई दिखाई देंगी। ये जाहिर सी बात है, जरूर होगा ऐसा। अगर अभी तक की चर्चा से आपको ऐसा कुछ अनुभव याद आ रहा है अपने बारे में, किसी और के बारे में, तो आप जरूर कमेंट में बताइए मुझे, है ना। देखिएगा, दिस इज वन ऑफ हिज मोस्ट एंड्यूरिंग आइडियाज, विच इज दैट द माइंड इज अ रिजर्वायर ऑफ थॉट्स, memories and emotions that lie outside the awareness of the conscious mind। यानी कि जो कॉन्शियस माइंड का एक तरीके से अवेयरनेस है हमारी, क्योंकि मैंने बताया ना कि कॉन्शियस माइंड यानी सचेतन मस्तिष्क या चेतन मस्तिष्क कौन सा मस्तिष्क है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अवेयर हैं, जागरूक हैं, जागृत हैं, जान रहे हैं। उसके बाहर बहुत सारी जानकारी है, आउटसाइड दी अवेयरनेस ऑफ द कॉन्शियस माइंड, यानी कि सचेतन मस्तिष्क की जो जानकारी हमारी है, जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, उसके बाहर बहुत सारे विचार हैं, थॉट्स हैं, बहुत सारे एक तरीके से मेमोरीज हैं, स्मृतियां हैं, बहुत सारे इमोशंस यानी कि भावनाएं हैं, है ना, जो कि रिजर्वायर के तौर पे हमारे मस्तिष्क के अंदर हैं। यानी कि मस्तिष्क उनको एकत्र करके बैठा हुआ है, उसी को क्या कह रहे हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। He developed the idea of the unconscious as being the hidden motivation behind what we do। यानी उन्होंने जो आइडिया डेवलप किया किसका, अनकॉन्शियस का, यानी अनकॉन्शियस माइंड का, जो 3 स्तर इन्होंने बताया ना, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो अचेतन मस्तिष्क का जो आइडिया इन्होंने डेवलप किया ना, वो दरअसल क्या कह रहा है कि भाई अचेतन मस्तिष्क जो है एक छिपा हुआ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, हिडन मोटिवेशन, है ना।
पीछे छिपे हुए उत्प्रेरक का काम कर रहा है ना, हमारे व्यवहार को प्रभावित करने में। बीइंग द हिडन मोटिवेशन बिहाइंड व्हाट वी डू, जो हम कर रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में, जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं, जो समस्याएं हम झेल रहे हैं, जो चिंता हमें हो रही है, जो गिल्ट हमें हो रहा है, जो मानसिक रुग्णता हमें हो रही है किसी भी रूप में, ठीक है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड है जो कि मोटिवेशन के सोर्स के तौर पे काम कर रहा है, जो छिपा हुआ है, जिसके बारे में हम जान नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस माइंड से बाहर पड़ रहा है, दबा हुआ है नीचे आइसबर्ग की तरह, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिया इन्होंने, हिज वर्क ऑन ड्रीम, जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्वप्न के बारे में इन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे कि उनका जो काम है सपनों के बारे में, इंटरप्रिटेशन suggested that our real feelings and desires lie underneath the surface of conscious life, यानी कि हमारी जो वास्तविक अनुभव हैं, फीलिंग्स हैं, जो हमारे वास्तविक एक तरीके से हम कहें भावनाएं हैं, संवेग हैं, भाव हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो कहाँ है? वो कहीं ना कहीं अंडरनीथ द सरफेस ऑफ कॉन्शियस लाइफ, यानी हमारी जो चेतन जीवन है, हमारा जो सचेतन मस्तिष्क है, जो चेतनापूर्ण जीवन है, उसके नीचे दबी हुई है दरअसल हमारी वास्तविक जो इच्छाएं हैं, और जो वास्तविक हमारी संवेग हैं, हमारे एक तरीके से इमोशंस हैं, ठीक है। और वही हमें प्रेरित कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसके बारे में हमें पता तो नहीं है। पता कैसे होगा? जब इस पे हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे, कई सारे सेशंस करेंगे। तो जनरली आप देखोगे हॉलीवुड मूवीज वगैरह में क्या दिखाते हैं कि भाई साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, तो पता चला कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, डेट फिक्स है। इवन जो कैदी होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, है ना, जिनको कोई जुर्म के की सजा दी जाती है, उनके बारे में भी उनको भी भेजा जाता है थेरेपीज के लिए, है ना। अगर वो हैबिचुअल हो रहे हैं तो उनको भेजा जाता है एज अ कैन से रिफॉर्म, है ना, एज अ रिहेबिलिटेशन, उनको भी भेजा जाता है ऐसे जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट के साइकेट्रिस्ट गाइडेंस एंड काउंसलर्स होते हैं, उनके पास अलग अलग सेशंस के लिए भेजा जाता है, ताकि वो उनको समझ सकें, जान सकें, उनके बारे में, उनके जीवन से कुछ ना कुछ लिंक जोड़ सकें और पता कर सकें कि ऐसा व्यवहार इस व्यक्ति का क्यों है। क्या ये किसी इसके पुराने जीवन के किसी कटु अनुभव की वजह से है, या ये जानबूझकर डेलिबरेट क्राइम कर रहा है, वहां भी देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग जो ऐसी कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं, वो तो ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते ही हैं, है ना। तो अनकॉन्शियस माइंड को समझने की बात। अब इसी सेशंस को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, और उसमें फिर जो अलग अलग टॉपिक्स मैंने आपको बताए उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमने जो डिस्कस किया वो एक पहला वीडियो था इसका। आगे दो वीडियोस में आई थिंक ये पूरा टॉपिक मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है समझने में, तो थोड़ा सा आप लोग इस पे कमेंट करके बताएंगे। तो आगे उसी हिसाब से मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर एक साइको अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या साइकोलॉजी की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको ब्रॉड बेस करके थोड़ा सा, इसका उद्देश्य केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं की तैयारी तक न सीमित करते हुए, उनके लिए भी उपयोगी है ही है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, और इसका कहाँ कहाँ हम अपने जीवन में बेनिफिट ले सकते हैं, इसका प्रयोग कैसे कैसे हम अपने व्यवहार में कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारे मनोविज्ञान के चिंतक, मनोविज्ञान के विचार, मनोविज्ञान की सिद्धांत, विचारधाराएं लेकर आएंगे हम लोग, और उस पर ऐसे ही चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चर्चा तो हुई है, परिचर्चा आपकी तरफ से कमेंट्स में होगी, तो आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच।